जी अलहमदुलिल्लाह। कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और उससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हमारा जो सेशन है वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है। और कल हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। और कल हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री आपको पता है एफपीएससी के सिलेबस में शामिल है। तो पॉलीमर केमिस्ट्री को हमने कल से प्रॉपर जो सेशन होगा हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। पॉलीमर केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए चाहे वो 2 घंटे में हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 31st को टेस्ट है, मेल स्टूडेंट है, सिर्फ उनका टेस्ट है, फीमेल का नहीं है। तो ये अभी तो एडवर्टाइजमेंट आई है, तो उनका तो 3-4 माह बाद टेस्ट होगा। तो ये सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं एफपीएससी के टेस्ट में। तो उनको हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा ताकि उन स्टूडेंट्स को मदद मिल सके जिनका 31st को टेस्ट है। और इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि इसमें कोई आपको शार्ट करके पढ़ाया जाएगा। मैं अपने लिए इसको मुश्किल कर लूंगा कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ा तो मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। लेकिन आपकी भलाई के लिए कि चले आप लोगों का टेस्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाए, और मुझे खुशी होगी कि आप में से जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का टेस्ट क्लियर होगा और जितने ज़्यादा स्टूडेंट जो होंगे वो लेक्चरार सेलेक्ट होंगे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ऑलरेडी हमारे काफ़ी स्टूडेंट लेक्चरार लगे हैं, तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जी हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो आज लेक्चरार के तौर पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर मुझे 2 घंटे 3 घंटे भी एक चैप्टर को देने पड़े तो इंशाल्लाह मैं बेटा कोशिश करूंगा आपके साथ जुड़ा रहूं। और आपने भी कोशिश करनी है कि लाइव मीटिंग को ज्वाइन करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको डेली मिलेंगे, लेकिन जो लाइव आपकी और हमारी इंटरेक्शन होगी उससे आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। और एक बात आपको मजीद बता दूं कि ये वाहिद सेशन होगा जिसमें इतनी लंबी क्लासेस होंगी। पहले मैं स्टार्ट में लेता था 2 घंटे की क्लास, लेकिन स्टूडेंट्स की वजह से मैंने कम टाइम किया था। लेकिन अब मजीद, क्योंकि अब तो मजबूरी भी है हमारी, तो आपका 20 चैप्टर हमने कवर करने फिजिकल के इन 20 दिनों में। तो कोशिश करनी है आपने लाइव जुड़े रहना है। और याद रखिएगा कि ये आपको किसी यूनिवर्सिटी किसी और सेशन वगैरह में आपको ये चैप्टर नहीं करवाए जाएंगे। फिजिकल तो लोगों को आती ही नहीं है बेटा, वो आपको कैसे करवाएंगे? वो बहुत कम लोग हैं जो फिजिकल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि लाइव अटेंड करना है मीटिंग को। ठीक है। और इंशाल्लाह ये सेशन जो होगा ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मेरी कोशिश यही होगी कि हम इसको बहुत बेहतरीन करके पढ़ाएं आपको, और बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट करें चीज़ों को, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतरीन हो सके। ठीक है जी। तो आज का डेमो लेक्चर है डेमो लेक्चर नंबर 4, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक एक आज आपको एक बात बतानी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन आपको कुछ बेसिक एक दो चीज़ें बतानी है, आपको डेप्थ में लेके जाना है, आपको एटम की अंडरस्टैंडिंग करवानी है बेसिकली कि होता क्या है एटम, उसकी न्यूक्लियस क्या है, और कैसे प्रोटॉन आपस में रहते हैं पॉजिटिव चार्ज होने की बावजूद वो एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं न्यूक्लियस में। कभी आपने सोचा हो कि वो रिपेल नहीं करते? सर क्यों नहीं करते? कैसे ये सारा पॉसिबल है? अल्लाह का निज़ाम है, कैसे अरेंजमेंट है इनकी, वो हमने स्टडी करना है मेन जो है हमारा। देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। और अगर हम डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी आपको पता है रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूज किया था, उसको यूटिलाइज करते हुए इसने क्या किया था, बताया कि एटम के सेंटर में एक डेंस चीज है जिससे पार्टिकल टकरा कर वापस आ जाते हैं। और
इसको उसने बाद में नाम दे दिया न्यूक्लियस का। अभी मैं आपको न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज या बाकी चीजें नहीं बताऊंगा, जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सारी डिटेल में बात करेंगे। आज आपको जो मेन टॉपिक है वो बताना है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ये कैसे न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियस के अंदर सर दो तरह की फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। फोर्सेस इन न्यूक्लियस, तो वो दो तरह की फोर्सेस हैं। एक को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, दूसरे को आप न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, दो तरह की फोर्सेस हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होती है, या तो वो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान हो सकती है, या वो नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान हो सकती है, या वो नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान हो सकती है, या वो पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान हो सकती है। तो ओरिजिन इसका क्या है कि इसकी दो टाइप्स है। या तो ये रिपल्सिव हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है, या ये अट्रैक्टिव हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकती है सर? या तो रिपल्सिव हो सकती है या अट्रैक्टिव हो सकती है। रिपल्सिव कब होगी सर? जब दो सेम चार्जेस के दरमियान होगी। और अट्रैक्टिव कब होगी सर? जब दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान होगी। और अगर आप न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं सर, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है बेसिकली ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है सर, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ये रिपल्सिव है या नहीं है। और एक बात आपको बता दूं कि कायनात की अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो वो आपके पास न्यूक्लियर फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स होती है जी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अब हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है न्यूक्लियर फोर्स को। तो एक बात और मजीद क्लियर करता जाऊं कि ये जो फोर्सेस होती है लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये डिस्टेंस पे बड़ा डिपेंड करती है। डिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर आप शेल की तादाद इंक्रीज करते जा रहे हो, तो जैसे जैसे शेल की तादाद इंक्रीज होती है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है वो कम लगती है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दरमियान में शेल आ जाते हैं, वो दीवार की तरह काम करते, शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम हो जाती है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करनी है, और ये इसका ओरिजिन क्या है। मेन टॉपिक हमारा ये है न्यूक्लियर फोर्स, इसकी प्रॉपर्टीज और ओरिजिन। अब बेटा न्यूक्लियर फोर्स जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो दो प्रोटॉन्स के दरमियान हो सकती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है। सर आपने कैसे कह दिया प्रोटॉन प्रोटॉन? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी। न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव विदाउट कंसीडरिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसकी अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से जो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स हो गए या न्यूट्रॉन्स हो गए, ये एक दूसरे के साथ आपस में रह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्या सर यही आंसर है? नहीं। अभी इसकी रीजन हमने पढ़नी है, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स की अगर आप बात करो तो ये शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स होती है। इसका जो डिस्टेंस होता है सर बहुत शॉर्ट होता है, और जनरली ये वर्क करती है 1.4 10⁻⁻13 तक। तो कह सकते हैं कि आप जस्ट इसकी जो रेंज होती है वो इतने डिस्टेंस तक होती है। इससे अगर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाएगी। यहां तक ये बहुत स्ट्रांगली एक्ट करती है, इससे ज्यादा अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये फोर्स जवाब दे जाएगी। सर सर आपने ना एक बात पढ़ी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे तो ये आगे के टॉपिक की बात है लेकिन चलें समझ लें। देखें, आपने ना न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की हुई है। फ्यूजन में क्या होता है बेटा? दो न्यूक्लियस आपस में धंसते हैं वहां पे। वहां पे क्या होता है? दो न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में धंस जाते हैं ऐसे।
ये न्यूक्लियस आपस में धंसते हैं और मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। एक्चुअल में ये होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जहां पर भी अट्रैक्शन होती है वहां वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, ये आपको पता होगा। एनर्जी डिक्रीज होती है या रिलीज होती है। जहां पे रिपल्शन होती है वहां पे जो एनर्जी होती है सर वो इंक्रीज होती है। इट मींस वहां पे इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। अब आपको ना मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए समझिएगा। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे ग्राफ है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के दरमियान। यहाँ पे सर हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रही है। अगर नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। माइनस से मुराद है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि एनर्जी नेगेटिव आ गई है। नेगेटिव से मुराद है एनर्जी रिलीज हो रही है। सर आपके पास दो एटम है, ये वो एक डिस्टेंस पे पड़े हैं। लाइक ये यहाँ पे एक एटम का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। हालांकि सेंटीमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस बता रहा हूँ, एटॉमिक लेवल पे ऐसा नहीं होता है। एटॉमिक लेवल पे डिस्टेंस बहुत कम होता है। और दूसरा एटम है सर, हम मान लेते हैं उसका डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। दो एटम है और इनकी पोटेंशियल एनर्जी सर ये है, हम मान लेते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी 10 किलो जूल की है। ठीक हो गया सर। ये अभी बॉन्डिंग में नहीं आए, ये दूर दूर पड़े हैं। सर जैसे ही ये करीब आ रहे हैं, ये यहां से करीब आ रहा है, ये करीब आ रहा है, आप देखें सर जरा गौर कीजिएगा। यहाँ आए तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। ये यहाँ आ रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है। ये करीब आ रहे हैं आपस में बॉन्डिंग बनाने के लिए। ये जैसे ही करीब आ रहे हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही, कम होती जा रही है। अब ये देखे जरा, ये इतना करीब आ गए हैं कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ गई है। और ये वाला वो पॉइंट है सर जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और आप कहते हो कि बांड बन चुका है सर। इस पॉइंट पे आप क्या कहते हो कि बांड बन गया है। इस पॉइंट पे आकर आप कह देते हो कि सर बांड बन गया है। और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होती है उसको आप बांड लेंथ बोल देते हो। उसको आप क्या बोल देते हो, बांड लेंथ बोल देते हो यहां से यहां। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। मजीद अगर आप छेड़खानी करेंगे इसमें तो वो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा सिस्टम। तो ये बांड बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एटम ने बांड बना लिया ऐसे। ये बेटा बात को समझनी है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे जन्म लेती है और फोर्सेस कैसे वर्क करती है। अब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर चुकी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर चुकी, इट मींस यहाँ न्यूक्लियर फोर्स जो है वो वर्क कर रही थी। यहाँ कौन सी फोर्स वर्क कर रही थी, न्यूक्लियर फोर्स। तभी तो बांड बनता है जब न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाए। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एटम लाइक प्रेजेंट है, हम मान लेते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इनको लेकर आओ 1.2 के डिस्टेंस के ऊपर। सर 1 सेंटीमीटर का जब डिस्टेंस था तो एटम यहां पे था, ऊपर था, उसकी एनर्जी ये थी। अब 1.2 सेंटीमीटर के ऊपर अगर आप एटम्स को लेकर आ रहे हो तो क्या होगा, देखिएगा बात को। ये पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरे एटम का पॉजिटिव चार्ज, ये दरमियान में इनकी बॉन्ड लेंथ है, ये 1.5 सेंटीमीटर पर है। लेकिन आप चाहते हो कि इनको 1.2 सेंटीमीटर के करीब ऐसे लेकर आ जाओ। तो आप जैसे ही करीब लेकर आओगे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो वर्क करेगी। कौन सी, रिपल्सिव फोर्स। सर इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को बड़ा रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे। वापस से इनका बांड जो होगा वो टूटने का चांस बन जाएगा और ये हाई एनर्जी लाइक इधर पहुंच गई है, दोबारा से पहुंच गए हैं।
तो ये करीब नहीं आते, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुई, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस इतनी बढ़ जाती, बांड टूटकर ये हाई एनर्जी में चले जाते हैं। तो ये होती है न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन सर आप पूछें, सवाल पूछें कि अगर आपके माइंड में आया हो तो, नहीं आया तो मैं बता देता हूं कि सर फिर न्यूक्लियर फ्यूज कैसे होती है, आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होती है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जो दो न्यूक्लियस होती हैं वो आपस में तभी फ्यूज होंगी जब बाहर से आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे। और एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों दोगे? वो एक्स्ट्रा एनर्जी इसलिए देनी पड़ती है ताकि आप ये जो रिपल्सिव की फोर्स है इसको डोमिनेट कर जाओ और दो न्यूक्लियस को आपस में धंसा दो, आपस में फ्यूज करवा दो। उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो ये तो बेसिक ओवरव्यू था आपके पास न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। अब एक बात करते हैं आज, जो आपको बताऊं ओरिजिन न्यूक्लियर फोर्स का क्या होता है। उसको समझने से पहले ना बेटा थोड़ी सी बात को समझना है। आप लोगों ने शायद कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों को क्या बोलते हैं? जी फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। हाँ जी, एनीवन? सब एटॉमिक। जी सर, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसा ऑफ नहीं एटम्स। होगा, आज समझ लें इसको, हमेशा याद रखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर नो लॉन्गर फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल बुनियादी पार्टिकल होता है, और वो पार्टिकल होता है जो हर एटम के अंदर प्रेजेंट हो। और दूसरी बात, ये टूट कर, ये सर टूट कर फर्दर फर्दर किसी पार्टिकल में ना कन्वर्ट हो सके। लेकिन अगर आपको एक बात बता दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये फर्दर क्वार्क से मिलकर बनते हैं। यानी फंडामेंटल पार्टिकल वो होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, लेकिन आप प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को तोड़कर क्वार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एफएससी की बुक्स में जो बातें हैं वो अपडेट होने वाली हैं, या जो बाकी बुक्स में लिखी हुई हैं। तो याद रखें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नो लॉन्गर फंडामेंटल पार्टिकल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हमारे पास थ्योरी होती है, क्वार्क थ्योरी ऑफ मैटर। क्वार्क थ्योरी ऑफ मैटर ये क्या कहती है सर, इसको समझते हैं। देखें ये 1960 में डेवलप की गई थी, क्योंकि अभी रिसेंट मतलब आप कह सकते हो अ, अ, अभी 1960 मतलब एक 70-80 साल की बात है। तो इतनी ज्यादा देर नहीं हुई जितना आप कहें कि बहुत पहले की बात। तो ये अभी रिसेंटली इसकी डेवलपमेंट है, आप समझ लें। तो इसमें क्या कहा गया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड होते हैं एटम में वो टूट जाते हैं और फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं क्वार्क्स में। सर क्वार्क्स एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, याद रखना है। तो इट मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नो लॉन्गर फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये इस थ्योरी का पहला पॉइंट है। दूसरी बात, ये थ्योरी कहती है कि जो फ्री क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स वो चीजें होती है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाती हैं। फ्री क्वार्क्स जो होते हैं ये स्टेबल नहीं होते, नॉट स्टेबल। ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं आपस में, और कंबाइन करके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या कोई और पार्टिकल बना देते हैं। तीसरी बात, सर जो क्वार्क्स होते हैं ये आपस में किसी ना किसी फोर्स के जरिए जुड़े होते हैं, और वो फोर्स होती है गुलुआंस। वो क्या होती है, ग्लूवान्स बेसिकली फोर्स होती है, एनर्जी ट्रांसमिटेंस होती है दो क्वार्क्स के दरमियान। और गुलवान क्या करते हैं, क्वार्क्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक हो गया। और क्वार्क्स आर द पार्टिकल विच मेक अप हाइड्रोजन। इसको छोड़ दें, आप ज्यादा डिफिकल्टी में चले जाएंगे, तो इसकी बात हम नहीं करते। क्वार्क्स जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है, या तो +-1/3 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, या +-2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है इनके ऊपर। और ये तमाम के तमाम एविडेंस बताते हैं कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। और एक मजे की बात बता दूं, 6 ऐसे क्वार्क्स हैं
जो बनाते हैं बहुत सी चीजों को, मैटर को बनाते हैं, तो उनके हम बारे में पढ़ते हैं। नेम ऑफ क्वार्क, नेम ऑफ क्वार्क, सिंबल। देखिए ये ब्यूटी है फिजिकल केमिस्ट्री की, आपको एक भी चीज रट्टा नहीं लगानी पड़ेगी यहाँ पे, समझ के अगर आप चीजें को चलते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री तो हलवा है। तो अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, सर ये 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं। और इनके सिंबल, इनका पहला पहला नाम UDCST एंड बी। सर एक का चार्ज याद रख लें, यानी इसके ऊपर +2/3, फिर -1/3, फिर 2/3, फिर -1/3, फिर 2/3, फिर -1/3। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपको दो का यानी याद हो गया, ये पहले दो का, बाकी आप तरतीब याद रख के तो चार्ज आप याद रख सकते हैं। अब आपने देखा सर ये क्वार्क्स हैं, इनके ऊपर ये चार्ज होता है, और आप प्रूव कर दें सर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बने होते हैं क्वार्क से। तो आपने बेटा पढ़ा होगा प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है सर, 0 चार्ज होता है। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोटॉन जो होते हैं ये 2 अप क्वार्क से मिलकर बनते हैं और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की बात करें तो सर ये 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनते हैं और 1 अप क्वार्क से मिलकर बनते हैं। सर अप क्वार्क के ऊपर चार्ज कितना होता है सर, +2/3, डाउन के ऊपर कितना, -1/3। सर सिमिलर केस इज है। तो अब आप प्रूव कर दें कैसे इनके ऊपर +1 चार्ज और प्लस और 0 चार्ज है। 1 मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर देखते हैं। बात कर रहे थे कि प्रूव करें सर कैसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये क्वार्क से मिलकर बनते। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके चार्ज को प्रूव कर दो तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि कैसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं क्वार्क से मिलकर बनते हैं। देखें, अगर आप देखें तो 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क, तो ये 4/3 -1/3, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो इसका एलसीएम ले 3, 4 -1, 3/3, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, +1 आ जाएगा। इसी तरह आप न्यूट्रॉन की बात कर लो सर, -1/3 एंड +2/3, सर ये भी -2/3, ये +2/3, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 चार्ज। तो सर अब आपको पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर नो लॉन्गर फंडामेंटल पार्टिकल। बेसिकली ये फर्दर क्वार्क से मिलकर बनते हैं और इनके ऊपर चार्ज हमने प्रूव कर दिया है, तो इट मींस कि ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वार्क्स होते क्या हैं। बेसिकली क्वार्क्स जो होते हैं ये एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं विच इमिट्स, जो कि इमिट करते हैं गुलवान्स को। गुलवान बेसिकली इनका दूसरा नाम मिसाइल पार्टिकल भी होता है। अब देखें, मैं आपको डेप्थ में ले गया हूँ, एटम के अंदर तक की जो केमिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, शायद आपको कोई बताए ये, बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि गुलवान मिसाइल पार्टिकल इनका दूसरा नाम है। और गुलवान जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये फोर्स कैरिंग पार्टिकल होते हैं। फोर्स कैरिंग पार्टिकल से मुराद ये होता है कि ये जो दो क्वार्क्स होते हैं ना, लाइक अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ये इनको आपस में जोड़कर रखते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, एक एटम प्रोटॉन की बात करते हैं, सिर्फ एक प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क से मिलकर बनता है, और समझिएगा बात को बेटा, और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। अब इस अप क्वार्क और अप क्वार्क को जोड़ने के लिए जो फोर्स होती है वो प्रोवाइड करता है गुलवान। और एक अप क्वार्क दूसरे अप क्वार्क के साथ या डाउन क्वार्क के साथ वो पार्टिकल एक्सचेंज करता है, जो कि गुलवान या मिसाइल पार्टिकल होता है। गुलवान या मिसाइल पार्टिकल होता है जी। ठीक हो गया। अब बात को समझना है। अब जो दो अप क्वार्क या डाउन क्वार्क के दरमियान जो एक्सचेंज होता है वो है गुलवान का। इसी तरह इसके दरमियान जो एक्सचेंज होता है
वो होता है गुलवान का। अब मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं कि ये जो गुलवान है इसका लाइक कलर है ब्लू। जब ये इसको शिफ्ट करेगा, सॉरी ये जो क्वाक है इसका कलर है ब्लू, जब ये क्वाक इसको गुलवान शिफ्ट करेगा, और मिसाल के तौर पर इसका कलर था रेड, जैसे ही ब्लू वाले ने इसको शिफ्ट किया गुलवान, तो ये जो रेड वाला होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होने से मुराद है इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। तो ये एक दूसरे में शिफ्टिंग करते रहते हैं। प्रोटॉन के अंदर ही ये सारा काम हो रहा है, न्यूट्रॉन में भी यही काम हो रहा है। और ये आपस में स्टेबल रहते हैं, यानी प्रोटॉन जो होता है ये एक स्टेबल पार्टिकल इसी वजह से रहता है क्योंकि ये क्वार्क से मिलकर बनता है, और क्वार्क्स क्या करते हैं आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि एक प्रोटॉन है अगर आपके पास, और एक ये प्रोटॉन है आपके पास। अब आपने पहले बात की सर सिर्फ एक प्रोटॉन की जो कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, लेकिन अब बात करें आप दो प्रोटॉन की, ये तो एक्सचेंज होती है क्वार्क्स की, ग्लूऑन्स की एक्सचेंज किसके अंदर होती है, ग्लूऑन की एक्सचेंज प्रोटॉन के अंदर होती है या न्यूट्रॉन के इनसाइड होती है। लेकिन दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान क्या काम होगा सर, मैं अगर आपको पूछूं कि सर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के दरमियान कौन सी ऐसी चीज एक्सचेंज होती है जिससे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये तो इंटरेस्टिंग सवाल है ना। तो मैं आपको बता देता हूं सर, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के दरमियान जो चीज एक्सचेंज होती है उसको मिजॉन एक्सचेंज कहते हैं, मिजॉन पार्टिकल एक्सचेंज कहते हैं, मिजॉन एक्सचेंज बोलते हैं। और इस न्यूट्रॉन के दरमियान भी सेम मिजॉन एक्सचेंज होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान भी जो एक्सचेंज होती है सर वो मिजॉन एक्सचेंज होती है। ठीक हो गया बेटा। तो अगर तो आप, नहीं सर, इस बात समझ नहीं आई, जरा दोबारा रिपीट कर दे। मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखें, आपने बात की अगर एक प्रोटॉन की बात करें तो वो प्रोटॉन किससे मिलकर बनता होता है, टू अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और अप क्वार्क के दरमियान या अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के दरमियान कौन सी एक्सचेंज होती है, बताएं जरा आप लोग जी। ग्लूऑन। 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 आप लोग तो समझदार हैं, ग्लूऑन की एक्सचेंज होती है। लेकिन अगर दो प्रोटॉन, ये तो सिर्फ एक प्रोटॉन के अंदर की स्टोरी है, प्रोटॉन के अंदर की बात है, इनसाइड प्रोटॉन है। लेकिन अगर दो प्रोटॉन अलग अलग हो, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, आप समझते नहीं बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा क्या होता है, एटम वाला, और इंटर क्या होता है, जो बिटवीन होता है। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि ये आपस में फोर्स को भेजते रहते हैं और वो फोर्स इनको आपस में बाइंड करके रखती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान कौन सी एक्सचेंज होती है, हाँ जी, इस प्रोटॉन के दरमियान कौन सी एक्सचेंज होती है, दो प्रोटॉन जी, मिजॉन एक्सचेंज। इजॉन। इसके दरमियान भी कौन सी होगी, मिजॉन एक्सचेंज। मिजान, इजॉन इसके दरमियान भी। सर ये जो मिजॉन है ये कोई अभी अभी रे बताएंगे टाइप बेटा। है, मतलब जो एनर्जी इमिट करे, जैसे आपने पीछे क्वार्क का बताया कि वो एनर्जी इमिट अब करता है, ना, तो मिजॉन का क्या अभी काम? बेटा बहुत आप स्पीड से चल रही हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ये। अभी तो आपको बताया है सिर्फ कि मिजान की एक्सचेंज क्या होती है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, बता के ही छोड़ूंगा कि ये बात है बेटा। आप सारी न्यूक्लियर की जो डेप्थ है वो समझाऊंगा आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, मैं आपको ना बता रहा हूँ चीजें सब एटॉमिक लेवल पे कैसे वर्क कर रही हैं, समझिएगा बात को। बात क्या है कि स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम केमिस्ट्री में। आपको मैंने पहले बताया स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी बता दी, वो ठीक है, आपको समझ आ गई। फिर आपने कहा कि सर एटम को कौन सी चीज स्टेबल बनाती है,
तो आपने देखा उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, लेकिन बाद में पता चला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते, ठीक है। और आपने कहा कि सर प्रोटॉन और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसे एक दूसरे के साथ स्टेबल रह सकते हैं, वो बात हम मिजॉन के जरिए चेक करेंगे। समझ आ रही बात की? वो बात हम किससे चेक करेंगे? मिजॉन जी एक्सचेंज सर। से। लेकिन अगर आप देखें कि सर एक प्रोटॉन फिर कैसे स्टेबल रह सकता है, एक प्रोटॉन की स्टेबिलिटी का बता दें हमें, तो वो बात हम चेक करेंगे क्वार्क्स की मदद से, गुलुआन एक्सचेंज की मदद से। अब समझ आ रही बात की? जी, कि अगर एक प्रोटॉन सिंगल की या न्यूट्रॉन सिंगल की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि वो कैसे स्टेबल रह सकता है, तो वो आप किससे चेक करोगे? वो आप चेक करोगे सर ग्लूऑन से, क्वार्क से। लेकिन अगर आप दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी की बात करोगे, तो वो आप किससे चेक करोगे सर? वो आप चेक करोगे मिजॉन पार्टिकल से। और सारी ये फिजिक्स है बेटा, ये सारी फिजिक्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में ज्यादा था। लेकिन ये बात नहीं है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, कहीं से भी नॉलेज लेना चाहिए, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेप्थ में नॉलेज पता है, फिर आप किसी को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप किसी को भी वो कहते हैं ना कि मैदान में अगर आप उतर जाएं तो सबको हरा देंगे आप, आपके आगे चाहे कोई प्रोफेसर ही बैठा हो। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने पूछा कि न्यूक्लियस के अंदर ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या चीज़ होती है। मैंने उन्हें बताया सर हाइट की युकावा की थ्योरी है। मज़े की बात बता दूं, प्रोफेसर थे, उनको थ्योरी का नहीं पता था, हाइट की युकावा की थ्योरी का। ये वाक्या है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा आपको। उनको नहीं पता था, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, गलत बात है। और उस हाइट की युकावा जिसकी मैंने उन्हें थ्योरी की बात की, वो नोबेल प्राइज विनर है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वो नोबेल प्राइज विनर है जिसकी मैंने बात की थी। लेकिन अलमिया ये है कि प्रोफेसर साहब को नहीं पता था। बहरहाल मैंने उन्हें आर्गुमेंट नहीं किया, मेरा बनता भी नहीं था, वो मेरे टीचर थे। और ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को हर चीज़ ही आती हो, मुझे भी बहुत सी चीज़ें नहीं आती, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक जनरल बात बताइए, ठीक है बेटा। अब ये मीटिंग एंड होने वाली है। जूम का जो रूल है, आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट, क्वालिफिकेशन एमफिल है जी। जूम का जो रूल है, 10 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट होगी, तो 10 मिनट बाद आपने ज्वाइन करना है 8:49 पे। 8:49 पे आपने दोबारा से ज्वाइन करना है उसी लिंक के जरिए। 8:49 पे रीज्वाइन करना है आपने, ठीक है। अब ये मीटिंग एंड होने वाली है, क्योंकि 10 मिनट का गैप आता है, एक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे हम इंशाल्लाह। तो दोबारा से आपने लाजमी ज्वाइन करना है, ताकि आपको पता चले कि प्रोटॉन कैसे एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी।